अस्सलाम वालेकुम सलमान इलाही। एक और इम्पॉर्टेंट तरीन पॉडकास्ट बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन। चाहूँगा कि आप लोग इस पॉडकास्ट को ना सिर्फ देखें बल्कि आप इंस्पायर हो सकेंगे आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या करना है, ये समझने को आपको आज मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बिनाई क्या है, बिनाई क्या कर रहा है, बिनाई का मकसद क्या है, मेरा ख्याल है आज की जो हमारी पर्सनैलिटी, गेस्ट पर्सनैलिटी है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि बिनाई का मकसद क्या है, हम क्यों इतना काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे जो हम फोकस किए हुए हैं वो क्यों किए हुए हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है। अंधेरों से निकल के रोशनी तक पहुंचना, ये जो सफर है, ये जर्नी है, ये क्या है, इसी को आज हम इस पॉडकास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलेंगे आज कि जो मायूसी के सफर से उसका आगाज हुआ, लेकिन आज वो शख्स है कि जो मायूसी खुद भूल गई कि वो क्या है। आज वो शख्स हमारे साथ है जो मोटिवेशन का पैकर है, वो शख्स है जो क्रिएटिव आइडियाज की मशीन है, वो शख्स है जो मैं समझता हूं कि सिर्फ इसके माइंड में ये चीज चलती रहती है कि आगे कैसे बढ़ना है, नए रास्ते कैसे निकालने हैं। हम सबको वो रास्ते तलाश करने हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। खुर्रम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। कैसी है तबीयत? ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी तारीफें की सर इसका बेहद शुक्रिया सर। देखो, पैसे नहीं दिए थे मैंने, नौतुक में पैसे दिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो खुलूस और नियत है और दिल से आपने तारीफ की है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुर्रम, हम सबसे पहले आपकी बचपन की लाइफ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि एजुकेशन आपकी कहाँ हुई? अरे सर, एजुकेशन मेरी नॉर्मल थी और अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें। और मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पर जो है अच्छा पढ़ता था, माशाल्लाह से टॉपर भी रहा। पक्का? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है सर। रिपोर्ट्स आप नहीं कहीं, मैं रिपोर्ट्स लेकर आ जाता हूँ। तो वहाँ पर ये कि वहाँ पढ़ा, देन उसके बाद फिर घर शिफ्ट हुआ था दूसरी जगह है, वहाँ पर फिर दूसरे स्कूल में पढ़ा, वहाँ पर भी अपनी पोजीशन को बरकरार की रखा, आगे चलते गए। लेकिन फिर ये कि क्योंकि आपको पता लेट ब्लाइंडनेस का इशू हुआ, तो फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब जाके फिर वो आईसाइट इश्यूज हो गए थे, तब जाके फिर बहुत ज्यादा मामला खराब हो गए थे एजुकेशन को। यानी कि जो आपका आगाज था लाइफ का, वो एक साइटेड, एज अ साइटेड पर्सन ही आपका आगाज हुआ लाइफ को। एजुकेशन भी आपकी, मैट्रिक भी आपकी साइटेड स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, सही है। तो पहली मर्तबा कब आपको पता लगा कि ये ब्लाइंडनेस का इशू आपके साथ शुरू हो गया? मैट्रिक में जब मैं था तो एक दफ़ा तबीयत ख़राब हो गई और बुखार हो गया, लेकिन ये कि मेडिसिन वगैरह लेने के बाद सर में बहुत शदीद दर्द था। तो फिर किसी ने कहा कि आइज़ के डॉक्टर को भी चेक करवा दो आप, जब ये आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब चेकअप कराया तो उन्होंने ग्लासेस रिकमेंड कर दिए, वो लगाया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो है वो डे में सही रहती थी, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस होने लगी। ठीक है, ओके। अच्छा, स्कूल मैंने पास आउट कर लिया था, सही था। उसके बाद कॉलेज में जब था तब मेरे साथ ये इश्यूज हुए कि दिन भर सही है, लेकिन जैसे ही रात हो तो मुझे ब्लाइंडनेस का इशू हो। अच्छा, ये पहला केस था ना, फैमिली में कोई इस तरह से मामला था और कोई इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी कि क्या होता है ये, आरपी क्या है या डिजीज क्या होती है। फिर जब साइकेट्रिस्ट को, उसको क्या सॉरी सर्जन्स को जब दिखाया मैंने, तो उन्होंने फिर मुझे रेकमेंड किया कि आपको आरपी है। ओके, यहाँ पे नाज़रीन आपको बताता चलूं, जैसे लास्ट भी हमारे पास डिस्कस हुई, कंटिन्यूसली हर पॉडकास्ट में एक चीज नोट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ब्लाइंड कम्युनिटी मेंबर्स आ रहे हैं, उनकी फैमिली को इस हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अगर उनका बच्चा ब्लाइंड हो रहा है या हो चुका है तो क्या रीजंस हैं उसके पीछे, बीमारी क्या हो सकती है, इसकी क्योर, इसकी ट्रीटमेंट कोई है या नहीं है, और इसकी एजुकेशन कैसे होनी है, इसको लाइफ में करना क्या है, ये अवेयरनेस है ही नहीं। यही वो रीजन है। ये पहला स्टेप आपको नजर आ गया होगा कि जैसे इस चैनल का, इस पॉडकास्ट का हमारा मकसद क्या है। खुर्रम, सबसे पहले अच्छा, रेटिना, ये इन्होंने आरपी बात की कि इनकी डिजीज है आपकी, डिजीज जो है वो इनकी आरपी है। तो आरपी मतलब है रेटिना पिगमेंटोसा, और ये बीमारी दरअसल जो पर्दा है, जो हमारे आई बॉल सामने नजर आ रही होती है, इसके पीछे पर्दा होता है, वो उस पर्दे के डैमेज होने, उस पर्दे के कमजोर होने, उस पर वायरस का अटैक होने, उससे कनेक्टेड होती है बीमारी आरपी, रेटिना पिगमेंटोसा, जिसमें आमतौर पे
ग्रेजुअली आपकी विजन जो है वो जाती है। और इसमें ज्यादातर ये होता है कि नाइट से पहले होती है, आहिस्ता आहिस्ता डे में वीक होना शुरू होती है, और तकरीबन एज ऑफ 20 या 25 तक तकरीबन आपकी जो विजन है वो खत्म हो जाती है। तो बेसिकली उस जो आंखों के पर्दे का आपने जिक्र किया, उस पे बहुत सारी रॉड्स और कॉन्स, यानी कि अगर हम साइंसी मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो वो होती है, जो रॉड्स होती है वो हमें रात में देखने में मदद करती है, कॉन्स हमें दिन में देखने में मदद करती है। तो वीकनेस आने की वजह से फिर वो आपका जो विजन है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है, एंड देन फिर वो आपको इशू होता है मजीद। सही है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम आते हैं आपकी जो यहाँ पर बिनाई में आप आए। जी जी। बिनाई में आने से पहले आपका क्या माइंड था कि मैं बस खत्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि जब मेरे साथ ये इशू हुआ तो मैं दिन में दोस्त के साथ बाहर हूँ या कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, बस मैं मगरिब होती थी और मैं जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ और मैं घर की तरफ आता था कि अब मुझे नजर नहीं आएगा, मैं घर कैसे वापस आऊंगा। तो ये एक बड़ा मसला था। उसके बाद भी मेरी यानी कि फैमिली जो गैदरिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं रिश्तेदारों में, या कोई इवेंट होता है तो मैं वहाँ नहीं जाता था। उसकी वजह जैसे ये थी कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था और फिर मैं मैनेज चीज़ों को नहीं कर पाता था, और कैसे करता, ना कोई अवेयरनेस ना सारी चीज़ें। तो उस टाइम पर मैं बिल्कुल मायूसी में था कि यार मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे जो फ्रेंड साइटेड थे, हम सर्कल में बैठते थे तो वो मुझसे अपने प्लान डिस्कस किया करते थे कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा दुबई जाने का मूड है, या ये सारी चीज़ें। तो मैं उनकी सारी बातें सुनता था, जेलस नहीं होता था, लेकिन ये कि एक अंदर से खुद को होता था कि यार जब ये कर रहा है मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आई एम नथिंग, मेरे पास तो कुछ कोई स्किल्स नहीं है, कोई सारी चीजें नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा मायूस भी था, डिप्रेस भी था। और बिनाई के बारे में कैसे पता लगा आपको? बिनाई के किसने बताया? मैं एफएम का मुझे शौक है, मुझे आरजे बनने का बड़ा शौक था और अभी भी है। तो मैं शो सुन रहा था तो उनके शो में नाउ पीटीपी की टीम आई हुई थी, नाउ पीटीपी एनजीओ की। सही है। तो वहां पर मैंने कॉल की और मैंने कहा कि मुझे इनका नंबर चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अच्छा, जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो अली साहब होते थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा यहाँ पर सीट्स मुकम्मल हो चुकी है, मैं आपको सलमान इलाही का नंबर दे रहा हूँ और वो बिनाई में होते हैं, तो उनसे आप रब्ता करें। अच्छा, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, आपको मैसेज किया। अच्छा, आपका मैसेज मेरे पास, मैं कीपैड मोबाइल यूज़ करता था उस टाइम पर, तो मेरे पास आपका ओके का मैसेज आया। अब मैं कंफ्यूज कि उन्होंने कहा कि यार ये ब्लाइंड है और इनका मैसेज आया था, ये बात कैसे कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आया बिल्कुल ना। दैट टाइम आई वाज टोटली कंफ्यूज था मैं उस वक्त। फिर जब मैं बिनाई आया सर तो बस दुनिया ही चेंज हो गई। जब मैं पहली दफा बिनाई आया तो आपकी ओरिएंटेशन हमारा सेशन था और मेरे फादर भी उसमें मेरे साथ थे और बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैंने उस दिन फर्स्ट मेरा वो दिन था कि मैंने इतने सारे ब्लाइंड को एक साथ देखा था, है ना। कि मैं अकेला नहीं हूँ, इतने सारे। एंड दैट डे मैंने रब का शुक्र अदा किया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने खुर्रम दुनिया दिखाई, सारी चीजें। आप ये देखो कि वहाँ कितने सारे बाय बर्थ थे जिन्होंने कुछ नहीं देखा, जब वो जी रहे हैं तो तुम भी जी सकते हो, ठीक है। Yes. और जब आपकी स्पीच मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, मैं पीछे बैठा हुआ था, आप फ्रंट पे स्पीच दे रहे थे और आपने कहा कि मुझे अपने एनजीओ में डिसिप्लिन चाहिए। अच्छा, मेरी जो कफ है वो थोड़े से राउंड हुए हुए थे और मैं जो है ना वो सीधा कर रहा। देन बाद में मुझे पता चला कि आप ब्लाइंड है। तो लेकिन यू आर कॉन्फिडेंट। दैट डे आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बी सलमान इलाही। दैट डे आई डिसाइडेड कि यार जब ये कर सकते हैं तो मुझे भी इनकी तरह बनना है। किस सन में आप बिनाई में आपने एडमिशन लिया था? आई थिंक 2018-19 ना 18-19 का मिड था। ओके, सही है। तो पहला कोर्स आपने कंप्यूटर कोर्स शुरू किया? जी, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, उसके बाद मैंने ब्रेल कोर्स किया, वहाँ से लैंग्वेज कोर्स किया मैंने, और फिर यूं समझे कि रूटीन बन गई थी और डेली आना, सारी चीज़ें करना, आगे से आगे करना। क्योंकि मैंने वहाँ देखा था कि हमारे जो लोग हैं वो जॉब पर लग गए थे, कि इलेक्ट्रिक में जो नया भेज आया था हिरा, अब्दुल्ला सादिक, बहुत सारे उस टाइम पर वो जॉब पे लगे थे। मैंने कहा जॉब करते हैं कॉल सेक्टर में, कैसे करते हैं? तो मुझे बड़ा क्रेज था कि मैं जॉब करनी है और मेरा पर्पस ये था कि बस मैं जितनी जल्दी हो सके चीज़ें सीखूं और अपने आप को यहाँ साबित करूं और आगे बढ़ूं। गुड। नाज़रीन को बताता चलूं कि पहली मर्तबा बिनाई ने अभी रिसेंटली एआई के कोर्स का आगाज किया और आप हम सब जानते हैं इस बात को कि यकीनन अगला जो दौर है, अगला जो एरा है वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी और एआई का दौर है। उसमें इन्होंने एडमिशन लिया और ये उसके भी स्टूडेंट रहे हैं, राइट। तो बिनाई के बहुत जो आला स्टूडेंट्स फ्रंट पे तो ये कहना जी जी बिल्कुल ऐसे वीडियो में सबके सामने तो ये कहना पड़ेगा, बिल्कुल सर, करना पड़ेगा, मजबूरी है।
तो खैर स्टूडेंट वाकई नो डाउट के क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो इनके अंदर थी वो स्पेशली इन बेसिस पे मुझे हमेशा से ये इंस्पायर एज अ स्टूडेंट मुझे इंस्पायर करते रहे। यहाँ पर हम चाहूंगा मैं कि जो आपने एआई सीखा, जी जी। आपको क्या उस दौरान क्या जर्नी रही, क्या फीलिंग्स आपकी रही जिस वक्त आप एआई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं? सर एआई बेसिकली अब तो हर चीज के अंदर एआई, अब तो मोबाइल जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो भी एआई बिल्ट अपनी एप्स भी बना के दे रहे हैं। तो न्यू एरा एआई का था, और ये पाकिस्तान में पहली दफा जब ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में आपने करवाया और मैंने उसका मैं पार्ट था। तो चीजें तो हम सीख लेते हैं, यूट्यूब से हम वीडियोस देख रहे हैं या कोई हमें डिस्कस कर रहा है, बहुत सारी रील्स आती हैं, लेकिन उसे आपके मुताबिक एक्सेसिबल बनाना, ठीक है, कि ब्लाइंड उसे किस तरह से कर सकता है, तो वो इस कोर्स के अंदर बहुत अहम था। और वो मैंने सीखा, सारी चीज़ें जितनी भी हमारे एआई टूल्स हैं वो यहाँ पर मैंने सीखे और उसको यूटिलाइज किया। और अब जब उसकी नई अपडेट्स आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैं पिछला जानता हूँ तो फिर मैं उस अपडेट्स को या बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। अगर एआई कोर्स की आप जो बेसिक्स है वो कर चुके हैं, जी उसकी बिल्कुल, वजह से अब जितनी भी लेटेस्ट चेंजेस आई है डेफिनेटली मुझे, जब मैंने पीछे उसका मुझे पता है कि ये किस पे काम कर रहा है, किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो उसका अपडेट वर्जन, हाँ इसमें ये चीज चेंज हुई है, हाँ इसमें ये चीज बेहतर हुई है, तो अब मैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उसकी बेसिक ही नहीं पता होगी तो मैं कहाँ से अंडरस्टैंड करूंगा? इन कोर्सेज के बाद इनकी जो सबसे बड़ी नाज़रीन और सामीन सक्सेस हुई है वो इनकी जॉब थी। हम डेफिनेटली अब उस तरफ जाएंगे। आपकी शायद पहली जॉब जो शुरू हुई थी वो जामिल बिल्डर्स में शुरू हुई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी सर आपकी तवज्जुह से और अपॉर्चुनिटी मुझे बिनाई से ही मिली थी। यहाँ पे बताता चलूं कि जामिल बिल्डर्स की एमडी मैम सरबत नसीम शाह साहिबा और उनके चेयरमैन काशिफ शाह साहब, उनका बहुत अहम किरदार रहा है बिनाई की सपोर्ट में भी, बिनाई को इस लेवल पर लाने के लिए भी उनका हमेशा एक अहम किरदार रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट हो, हर तरह से हमें सपोर्ट उनकी मिलती रही। और सबसे बड़ी जो खासियत थी कि उन्होंने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंपनी को एक्सेसिबल बनाया और वहां पे पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड की हायरिंग का आगाज किया। और उसमें जो है वो खुर्रम सेल्स में, आमतौर पे सेल्स में इतना आसान नहीं होता क्योंकि मीटिंग्स करनी होती हैं और कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग चाहिए होती है, वहां पे खुर्रम ने अपना नाम बनवाया। तो थोड़ा सा उस जर्नी के हवाले से खुर्रम प्लीज बताइएगा। सर बिल्कुल ऐसे ही 2020 में जब हम जामिल में गए थे और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी गए थे, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, देन उसके बाद फिर वहाँ सिलेक्शन हुई और वहाँ पे फिर मैंने काम स्टार्ट किया। एंड आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट बहुत किया। आपने कहा कि बेटा मैं हूँ पीछे, तुम बस हिम्मत नहीं हारना। तो ये कह देना ही काफ़ी होता है किसी का। तो उस टाइम पर ये आपके वर्ड्स थे जो मेरी कामयाबी के पीछे, जरूरी नहीं कि हर कामयाबी के पीछे औरत का हाथ हो कुछ कामयाबी के पीछे मर्द का भी हाथ होता है। और वो मर्द बाप हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, भाई हो सकता है, शौहर हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि औरत ही हो। ठीक है, बर्बादी में हो सकता है तो अच्छा सर, तो सोच लो बहुत सारी औरतें अच्छा फिर उसके बाद सर वहाँ पर जर्नी स्टार्ट हुई। शुरू में डिफिकल्टीज आई, लाजमी सी बात है, रियल एस्टेट कभी नहीं किया था, लेकिन ये कि शुरू में करते करते थोड़ा सीखा। सेल्स से थोड़ा बहुत मैंने पहले काम किया हुआ था स्ट्रीट लाइफ में, तो प्रोडक्ट चेंज थी लेकिन तरीकेकार कुछ चीज़ें सेम होती हैं। अच्छा उसमें फिर ये कि मैंने वहाँ पर बहुत दफ़ा दिल में आया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूँ, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन फिर अंदर से चीज़ ये थी कि लोग बोलेंगे कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरा अंदर ये कह रहा था कि खुर्रम तुम नहीं कर पाए। इस चीज़ ने मुझे छोड़ने नहीं दिया कि कल को मैं अपने आप को जवाब दूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन खुर्रम तुम उसे नहीं कर पाए। दूसरा जो बोलेगा वो तो फिर बर्दाश्त हो जाएगा, मेरा ज़मीर जो बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। सही है। तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने कंटिन्यू किया और 1.5 मंथ मेरी पहली सेल हो गई। ओके, सही है। पहली सेल आपकी, पहला प्लॉट आपने सेल, टारगेट बेस मेरी जॉब थी। सही है। मुझे प्रोडक्ट लाजमी सेल करनी थी। देन उसके बाद जब आप कुछ करते हो, आप उस फर्म में जगह बनाते हो लोगों के साथ, और लाजमी सी बात है कि आपके अंदर एबिलिटी होगी तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक हो गया। और आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप लोगों की जरूरत बन जाए। ठीक है, तो आपको कभी नहीं छोड़े, लोगों को अपनी जरूरत ना बनाए, उनकी जरूरत बन जाए। सही है। तो दैट्स व्हाई फिर मैं उनके साथ जुड़ा और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जहाँ पर मुझे कहीं आउटडोर मीटिंग करनी है तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। उनकी कॉल्स हैं, क्योंकि मेरी टेली मार्केटिंग स्किल्स बहुत वहाँ पर मजीद स्ट्रांग हुई, तो मैं उनको सपोर्ट करता था। हम टीम वर्क में काम करते थे और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर फिर परफॉर्मेंस और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल टाइम मेरा था सलमान साहब।
ओके ठीक है, सबसे ज्यादा कॉल टाइम मेरा वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था। सेकंड चीज ये कि मुझे पहली प्रमोशन 10 महीने की में मिल गई थी। ठीक ओके है, जनवरी से स्टार्ट किया और अक्टूबर 15 को मुझे फर्स्ट डेजिग्नेशन मेरी इंक्रीज हो गई थी, मैं बीडीएम बन गया था। देन उसके बीडीएम बाद बीडीएम मतलब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ओके सही है सेल्स ऑफिसर से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ओके और देन उसके बाद फिर 3 महीने का टाइम होता है जिसमें आपको अपनी टीम बिल्ड करनी होती है। तो उन 3 महीनों में मैंने अपनी टीम बिल्ड की और देन उसके बाद फिर मैं टीम मैनेजर बना और वहाँ पर मजीद 4 साल मैंने टीम मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। ओके तो इस पूरे सिनेरियो में मैं विल थैंक कि मैडम सरबत के जिन्होंने मौका दिया जिन्होंने मौका दिया कि एटलीस्ट आप आए, आप आगे करें, हम आपको सपोर्ट करें। करना आपको खुद होता है, कोई हर बंदा आपको कामयाब होने का रास्ता दिखा सकता है, कामयाब होने पर मजबूर नहीं कर सकता। हाँ सही है, ठीक है, तो उन्होंने वे दिया, आपने वे दिया, उन्होंने वे दिया और अल्लाह ने साथ दिया, तो मैं कामयाब। ये सक्सेस स्टोरी आपके सामने इस वक्त मौजूद है और ये तमाम कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्पेशली है कि आप मौका तो दें, इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ बैठे तो आप मौका देंगे तो ये प्रूव भी करेंगे और यकीन कीजिएगा कि आपकी कंपनी को ग्रो अप करने में इनका भी हाथ होगा। सोसाइटी में अगर हम इनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेट करते हैं तो नुकसान उन कंपनीज का भी होता है तो उनको एक टैलेंटेड जैसे खुदम नहीं मिलते, सही है और यकीनन आप सोसाइटी के लिए भी नुकसान कर रहे होते हैं कि यही कम्युनिटी फिर कल को इस सोसाइटी पे बोझ बनती है। हम आगे चलते हैं खुदम, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बीच में यानी कि अगर हम अभी इस जॉब से नेक्स्ट जॉब के बीच में हम बात करते हैं तो आपने शादी की? हाँ सर, शादी बिल्कुल शादी। अच्छा, एक ही की? जी जी, एक ही की है। अच्छा, अभी तक एक ही है, आगे इरादा भी एक का है? नहीं सर, अभी तक एक ही है। वैसे अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला देने चप्पड़ फाड़ के दे देगा ना दे दे। रब की नेमतों को मना नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, तो थोड़ा सा अपनी वाइफ के बारे में बताइएगा, कैसे मिली हैं आपसे? सर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरी टीम में लड़की होती है साहिबा, सही वो है। मेरे साथ मेरी वीडियो की मेरे साथ जॉब कर रही है। अच्छा, वो वापस आ रही थी, घर आ रही थी, अपने सफर में सही। थी, तो उन्हें रास्ते में ये मेरी वाइफ मिली और आपस में लोगों का सफर में एक राब्ता होता है कि जी आप कहाँ जॉब कर रही हैं, हम कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सारे हम लोग सेल्स का काम करते हैं, तो नंबर एक्सचेंज कर लिया। देन उसने सीवी मुझे सेंड की कि सर इसे बुलाएं, बहुत अच्छी लड़की है, इसे बुलाएं। तो मैंने कहा अच्छा, 2-4 दिन बाद मैंने उसे कॉल की कि चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, सीवी आपने मुझे सेंड कर दी है। मैंने कॉल की और सर वो इंटरव्यू कॉल तो नहीं, लेकिन आई थिंक लाइव की कॉल थी कि वो बस फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन जॉब नहीं की, लेकिन शादी कर नहीं तो आपके दोस्त को जेलसी तो नहीं हुई? नहीं, वो फीमेल थी ना सर। हाँ नहीं, मतलब वो सही। अच्छा, जो आपके दोस्त थे वो मेल थे जिन्होंने सीवी दी है? नहीं, वो भी फीमेल थी, साहिबा नाम था। यस एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ ना, साहिबा को जेलसी तो नहीं हुई? सर साहिबा को ऑलरेडी मोटिवेटेड थी, अच्छा तो ये थोड़ा सा था। अच्छा सही है। तो चले, तो इस तरह आपकी मुलाकात हो गई? जी, मुलाकात हो गई, फिर बातचीत सर, और देन जब राब्ता होता है तो फिर वास्ता हो ही जाता है सर। तो अच्छा, आपकी जो वाइफ है वो साइटेड? जी सर। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि तमाम पेरेंट्स के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक ब्लाइंड शख्स जो है वो साइटेड लड़की से, फीमेल से जो है वो शादी कर सके। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि फिर शादी के बाद कैसा रहा आप लोगों की दोनों की अंडरस्टैंडिंग, और लगा आपको कि हाँ यार सही सिलेक्शन थी? सर बिल्कुल, ऐसे देखिए, मुश्किलात तो हर एक की जिंदगी के अंदर आती है। सही है। ठीक है क्या, जैसा जरूरी नहीं है कि जो 2 आंख वाले हैं उनकी जिंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी। ठीक हो गया, तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन आप ये कि उसे मिलकर हल करो और जब एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो तो सारी चीजें हो जाती हैं। असल में सिर्फ सर कन्विंसिंग है कि मैंने अपनी, जब उनके मेरे ससुराली हैं, उनके चाचा हो गए या मेरी खुद वाइफ हो गई, वजह ये कि आज हमारी सोसाइटी जो है वो आप नॉर्मल लोग शादी कर रहे हैं, आंख वाले ने शादी कर ली, आपने शादी कर ली, कुछ टाइम स्पेंड कर लिया, देन अगर हादसाती तौर पे आपके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, आप क्या उसे छोड़ दोगे? आप नहीं छोड़ोगे ना उन्हें, ठीक है, आप उसे रब की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लोगे। बिल्कुल सही है। आप उसे किस्मत तकदीर समझ लोगे। सही है, सही है, तो आप उस चीज को पहले दिन ही करके देखो। लेकिन एक बीवी की, एक लड़की की ख्वाहिशात ये होती है ना कि मुझे याद है जब मैं अपनी वाइफ से शादी से पहले डिस्कशन कर रहा था जी जी, कि जी एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि जी मेरा डोर, मेरा गाड़ी का दरवाजा कोई आके खोले, मुझे लाके बिठाए, और ना कि यहाँ थोड़ा सा मामला डिफरेंट होता है कि बल्कि उसे आपको शायद बिठाना पड़े।
सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि खवातीन बैठी हुई होती हैं, शौहर या मर्द जो होता है वो जाके ऑर्डर दे रहा होता है। खास तौर पे जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट जहाँ पे ठीक है, टेक अवे है, ठीक है। यहाँ पे मामला डिफरेंट है, यहाँ पे आप बैठे होंगे बल्कि वाइफ आपकी जाएगी। तो ये जो एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो इस पॉइंट्स में आपको नहीं लगता कि एक एक्साइटेड लड़की को कहीं परेशानी हो सर सकती ये सारे पॉइंट्स हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमागों में बिठाए हैं। ठीक हो गया, आज ड्रामों के अंदर आप ये दिखाना बंद कर दें, ठीक है। है? सही है, आप ड्रामे में ये सारी चीजें सर हमारी सोशल मीडिया से ड्रामों से आती है ना, सही है, कि लड़की जो है उसकी ख्वाहिश है कि लड़का मुझे देख रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब एक सारी चीजें कि आपको रियल लाइफ उससे हट करे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप शौहर को खाना निकाल के दे रहे हो या उसके लिए दरवाजा खोल दे रहे हो या कर दे रहे हो, छोटी छोटी चीजें हैं। इसको अगर आप सिर्फ इस चीज से आप एक अच्छा इंसान, मुखलिस इंसान छोड़ दोगे कि वो आपके गाड़ी का दरवाजा नहीं बंद कर पा रहा, सिर्फ इस चीज से आप एक मुखलिस इंसान, अपनी जिंदगी के जिम्मेदार जो काबिल शख्स है, आप उसको छोड़ दोगे सिर्फ क्यों? क्योंकि वो आपकी गाड़ी में आपको बिठा नहीं सकता दरवाजा खोल के, आपको रेस्टोरेंट में खाना निकाल के नहीं दे सकता। इन वजूहात के ऊपर आप उस शख्स को छोड़ दोगे। अगर ये चीजें लड़की को हो जाए सर, ठीक हो गया, शादी के बाद, तो क्या उसका हस्बैंड उसको खाना निकाल कर नहीं देगा? तब भी देगा, सारे जो काम करता है तब भी देगा, उसका ख्याल भी रखेगा। तो हमारी सोसाइटी में सिर्फ सर मसला ये है कि लोग अंडरस्टैंड करें चीजों को, बस जिस दिन अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे मसले हमारे आधे से ज्यादा वैसे ही हल हो जाएंगे, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक मुझे एक चीज याद आ रही है। तो व्हाट अबाउट सेकंड, आप बड़े ख्वाहिशमंद रहे हैं हमेशा, सेकंड थर्ड? नहीं जैसे सेकंड थर्ड वो तो देखिए मैं क्या कहते हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो फिर तो सर फिर तो असर बनता है ना थोड़ा, जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुन रहे हैं तो फिर असर ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, सही है, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि सोसाइटी की नीड है, ये तो फिर वो टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सोसाइटी की नीड है अगर हम समझे तो। सही है, अब वो डिसेबल हो या साइटेड हो या कोई भी, लेकिन ये सोसाइटी की नीड है। सही है, बिल्कुल सही है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सही है। अच्छा, अब हम लास्ट उसकी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या एम्स रह गए हैं तुम्हारे, क्या ख्वाहिशात हैं अब तुम्हारे जो फ्यूचर में तुम समझते हो? सर ख्वाहिशात तो ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और जिस ख्वाहिश पे दम निकले उससे अगली ख्वाहिश उससे भी दम निकले। सही है, तो इंसान की सर ख्वाहिशात तो कभी खत्म नहीं होती। अगर मुझे एक सोने का महल मिल जाए तो मैं कहूँगा एक क्यों है दो क्यों नहीं है, ठीक है। सही है। तो मसला ये बस जिंदगी में ख्वाहिशात जस्ट ये है कि अच्छी एक जिंदगी गुजारूं, काबिल जो अल्लाह ताला ने काबिलियत दी है मजीद, और एक कामयाबी दे दे जो रब समझते कि यार ये काबिलियत इंसान के अंदर है, इसको इसकी ये सक्सेस है। तो मेरा रब जिस अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है, मुझे उस मकसद में कामयाब कर दे, उस मकसद तक पहुंचा दे। क्योंकि अल्लाह ताला एक छोटी भी बेमकसद पैदा नहीं करता, तो मैं तो अशरफुल मखलूकात, मुझे मेरा रब मकसद तक पहुंचा। सही है। सक्सेसफुली आज आप कोर्सेज करने के बाद भी नहीं कि आप इस लेवल पे अल्लाह का शुक्र है कि आ चुके हैं। आज आप इस सोसाइटी पे, इस माशरे पे बोझ नहीं है, बल्कि डेफिनेटली आप खुद अर्निंग कर रहे हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2017 से लेके एफर्ट की थी, तो फाइनली 2024 में जाके मुझे जॉब मिली। दिस इज वेरी गुड आउटिंग मेरा ख्याल है। तो नाज़रीन, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जब आप अपने आप को स्किल्ड करते हैं, ग्रूम करते हैं, राइट, तो फिर डेफिनेटली मंजिल आपसे दूर नहीं होती। एफर्ट्स आप कर रहे होते हैं। जिस तरह इन्होंने एक प्राइवेट जॉब की वहां से स्टार्ट किया जामिया बिल्डर्स से, और वहां पे अपने आप को मनवाया, मनवाने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इनकी शादी भी हुई और अब ये गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। ये मोटिवेशन है तमाम हमारे ब्लाइंड पर्सन्स के लिए। आप अब जो लास्ट में मैसेज मैं आपसे पूछना चाहूंगा खुर्रम, सर मैसेज से पहले मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, स्पेशली बिनाई के लिए, सारी चीजों के लिए। वो शेर ये है कि निकल आया था पिंजरे से एक परिंदा, निकल आया था पिंजरे से एक परिंदा, उस परिंदे के दिल से पिंजरा आपने निकाल दिया। क्या बात है जी, बेहतरीन हो गया जी, जबरदस्त हो गया खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे लास्ट मैसेज चाहूंगा कि अपनी स्पेशली ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए मेरा मैसेज जस्ट ये है कि सोचो, और अच्छा सोचो और बड़ा सोचो, ठीक है। सेकंड चीज ये कि अपने जो कुएं का मेंढक नहीं बनो, ठीक हो गया। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं है। वालिदैन की मोहब्बत, फिक्र सब अपनी जगह, ठीक है। दुनिया में सिर्फ जो है आप जब जाते हो ना तो चार कांधे आपको चाहिए होते हैं, लेकिन उस बीच का सफर जो है वो आपको अकेले लड़ना है, ठीक है। तो औरों के सहारे जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी अपने सहारे जी जाती है।
वेरी गुड जी जनाब, पहले यही बातें हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में बहुत नाम है इनका। थैंक यू खुर्रम, बहुत शुक्रिया। आम कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? सर आम कम्युनिटी के लिए सोसाइटी ये मैसेज सिर्फ ये है कि आप देखो ब्लाइंड है, सारी चीजें हैं, दर्ज आप सबसे पहले तो ये एलिमेंट निकाल दो बिचारगी का। सबसे पहले सर मुझे बिचारगी और ये सारी चीजें वो अपनी रब पे, वो रब की तकसीम पर राजी है। आप भी आपके लिए अगर कोई सामने आपके आ रहा है तो वो आपके लिए ये कि मेरा रब यहाँ पर मुझसे क्या कह रहा है। आपके दिल में सबसे पहले शुक्र आना चाहिए, उसके लिए मदद का जज्बा आना चाहिए। ठीक हो गया? और ये बिचारगी और ये सारी चीजें अपने अंदर से आप निकाल दें, सपोर्ट करें। और हम सब एक हैं, अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने उसको भी बनाया और आपको भी बनाया। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज है कि सर बिचारगी का एलिमेंट खत्म होना चाहिए। थैंक यू खुर्रम। थैंक यू सो मच। नाजरीन एंड सामीन, यहाँ पे आज जो पॉडकास्ट का मेन मकसद था वो ये था कि एक ब्लाइंड शख्स जो लाइफ में बाद में ब्लाइंड हुआ है और उसको वो समझता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आज वो शख्स इस लेवल पे मौजूद है। बिनाई जो मेन मकसद था इदारा बनाने का वो यही था कि एक आम शख्स को अगर हम वो तमाम अपॉर्चुनिटीज दें, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हो, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल के हवाले से हो, और यानी कि आपको हर प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आप अपनी जो आपकी स्किल्स हैं, अपनी सलाहियतें हैं, उनको आप सामने लेके आ सकें। तो यही वो मेन मकसद था जिसकी एक प्रोडक्ट आज आपके सामने मौजूद है कि ना सिर्फ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनको पहले प्राइवेट जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब मिली, बल्कि इन्होंने इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, अपने आप को ये ग्रूम कर पाए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि जो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ब्लाइंड शख्स है तो कौन अपनी लड़की देगा, कौन शादी करेगा, तो वो भी आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इनकी शादी भी हो चुकी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि अब ये एग्जाम्पल हैं तमाम हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, यस इफ आई कैन डू इट तो एवरीवन कैन डू इट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम चाहेंगे कि बिनाई के साथ अटैच रहें और जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, उसमें ये अटैच रहें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट कोशिश होती है कि हम प्रोजेक्ट्स करें और प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स करें, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करेंगे तो इनकी इंटर्नशिप भी होगी, इनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, इनको गाइडेंस भी मिलेगी, इनकी प्रैक्टिस भी होगी, इनको हर तरह से सपोर्ट जब मिलेगी तो ये सीखेंगे, माशरे से भी सीखेंगे, काम करना भी सीखेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग भी इंजॉय करेंगे। आखिरी में चाहूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम उन ब्लाइंड पर्सन्स को जरूर शेयर करें जो मोटिवेटेड है, जो मोटिवेशन जिनके पास नहीं है, जिनको मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, वो तमाम लोग। अच्छा, इसमें पता है एक जनरल जो बच्चा है वो उसको भी आप लोग शेयर करें जहां पे आपको लगे कि हाँ वो बच्चा मायूस है। तो जब ब्लाइंड पर्सन ये सब कुछ कर रहा है तो फिर आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के पॉडकास्ट को, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। लास्ट में सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट, क्या करना है आपको? सब्सक्राइब प्लीज लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे आप इसको प्रेस कीजिए, और हमारे ब्लाइंड हज़रात से डबल प्रेस करना होगा, ठीक है, वो जरूर कीजिए ताकि आप लोग इस वीडियोस को, इस तरह की वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।